चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो 20 से लेके 23 अक्टूबर 2022 को पहला खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट ये नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वैसे तो आपको बता दूं, भारत के 4 जोन उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण जोन में प्रतियोगिता का आयोजन अभी 27 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी ना, वो अक्टूबर में होगी और वो नई दिल्ली में होगी। कहने का मतलब ये है। और खेलो इंडिया से कुछ प्रश्न आपको याद आएंगे, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है वो कहाँ पे हुआ? पंचकुला, हरियाणा में, जिसका शुभंकर था धाकड़, उसको जीता हरियाणा ने ही। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी 2022 में होंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण अभी हुआ था बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर है वीरा। उसमें टॉप पे रहा था बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। अभी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग लीग का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। और अभी आपको याद है, पहली खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन हुआ नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में। अच्छा बताओ, दूसरा खेलो इंडिया मास्टर गेम्स 2022 ये भी नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होने वाला है एक आध महीने में, और अभी एसएससी का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, जिसमें आपने देखा होगा पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। तो अब आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि नए पैटर्न के हिसाब से कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें इतने कम टाइम में, क्योंकि ये भी 2-3 महीने में आपका एग्जाम करवा देंगे। तो उसके लिए अनअकैडमी ने नए बैचेस को लॉन्च कर दिया है नए पैटर्न के साथ सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो आज से ही तैयारी करना शुरू करें। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम भी होने वाला है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, और ये अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पे सभी मॉक टेस्ट भी आपको मिलते हैं, प्रिपरेशन भी मिलती है, डाउट क्लासेस भी मिलती है। मतलब अनअकैडमी पे आपको अभी सब कुछ मिल रहा है। तो परेशान नहीं होना है, और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, और सब्सक्रिप्शन में जाकर देखें कि क्या क्या बेस्ट है अभी आपके लिए। आप सब इतने टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि अनअकैडमी पे बेस्ट टीचर्स, बेस्ट एडुकेटर्स है जो आपको हेल्प करते हैं आपकी स्टडी एनहांस करने में, 1-on-1 मेंटरशिप देते हैं। तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, जो अपना कोड है क्रेक एग्जाम 10, इसको यूज जरूर कीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट हाथों हाथ मिल जाए। सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब इंतजार मत कीजिए, बस वॉर कीजिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक किसने जीता? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक जीता है। और इस तरह से ये पुरुष युगल प्रतियोगिता यानी कि मेंस डबल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। अच्छा, अभी आपको याद होगा, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे 4 भारतीय बैडमिंटन प्लेयर। क्या क्या नाम है उनके? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अच्छा, बैडमिंटन से 2 कप आप जरूर याद रखना, एक तो थॉमस कप और एक कुबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, और अभी 2022 में इसे पहली बार जीता है भारत ने। किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसको जीता साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। और तस्नीम मीर का नाम भी याद रखो, 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर ये बन गई हैं। और बताओ, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली है? तो पढ़ा था हमने, लखनऊ में। और याद रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अपने देश में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन, और अपने देश में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो 40 वर्ष है इनकी उम्र है एंडरसन की। अभी इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है। और उनके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जिन्होंने 94 घरेलू टेस्ट मैच खेले हैं। अच्छा, किरून पोलार्ड का नाम पता है? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं वैसे तो ये। अभी 600 T20 मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। और इसी तरह से मिलता जुलता एक प्रश्न था कि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो, ये भी वेस्ट इंडीज के हैं।
ये दोनों प्रश्न, ये दोनों नाम मैंने साथ साथ लिखे ऑप्शन में, ताकि मैं दोनों आपको एक साथ बताऊं तो आप कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं इस तरह के, इन्हें ढंग से नहीं पढ़ते तो फिर क्या एग्जामिनर घुमा देता है। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, देश के लिए सभी प्रारूपों, सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले इतिहास में देश के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो विराट कोहली ये देश के लिए अपने 100वें T20 इंटरनेशनल मैच में खेलते हुए इतिहास में अपने देश के लिए सभी प्रारूपों, सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी आप जानते हो ना, शुभमन गिल जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 24 साल पुराना वनडे रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। 97 बॉल्स में 130 रन बनाए थे इन्होंने। और जसप्रीत बुमराह से याद आएगा, अभी टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, 35 रन बनाए थे। और बॉलर कौन था? इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड। इस तरह से वो इतिहास के सबसे महंगे बॉलर बन गए थे। अच्छा, इंग्लैंड से एक प्रश्न आपको बताना है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम अभी किसके नाम पे रखा गया था, यह आप बताओ। और रोहित शर्मा से याद रख लो, क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 इंटरनेशनल जीतने वाले ये पहले कप्तान बने थे। ऋषभ पंत आप जानते ही हो, अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, डिश टीवी के भी हैं ये। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में लोसाने डायमंड लीग 2022 को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो भारतीय जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा, और लोसाने डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बन गए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कितना दूर भाला फेंक करके ये विजय प्राप्त की? तो आंसर होगा 89.8 मीटर। अच्छा, नीरज चोपड़ा की बात करें, सबसे पहले ये नाम आपको कब याद हुआ था? जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये गोल्ड जीत करके आए थे। कितनी दूर वहां पे इन्होंने भाला फेंका था गोल्ड जीतने के लिए? 87.58 मीटर। और इस तरह से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने थे। और इन्होंने वो भाला फेंका था कितनी तारीख को? 7 अगस्त 2021 को, मतलब उसी दिन ये गोल्ड लेकर के आए थे। तो इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। अभी 2022 का पद्मश्री इनको मिला था। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, और इस बुक को किसने लिखा है? नवदीप गिल ने। ये अभी टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और गुड डॉट के भी बने थे। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना इनसे। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में बेल्जियम फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और मैक्स वर्स्टपन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेड बुल के, जिन्होंने अभी बेल्जियम फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। तो ये नाम आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में किसने BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन ने। तो कहाँ के हैं ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं विक्टर एक्सेलसेन, जिन्होंने थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर कुनलावुत विटेडसन को हरा करके BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। आप जानते हो, अभी 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था चेन यू फेई ने, ये चाइना की है। और 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता, और वुमेन सिंगल ये जीता था इंतानोन, जो कि थाईलैंड की है। और बैडमिंटन की बात है तो 2 कप आपको याद रखने हैं, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको पहली बार भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, विश्व जल सप्ताह हर साल किस महीने के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है? तो आंसर होगा अगस्त। तो विश्व जल सप्ताह ये एक वार्षिक सम्मेलन है जो हर साल अगस्त के आखिरी सप्ताह को आयोजित किया जाता है। 2022 में यह आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया का ध्यान जल संकट और जल के सतत उपयोग की ओर आकर्षित करना। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था ये। अच्छा, 2022 में इसकी थीम क्या है? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। आप जानते हो वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, जिस दिन बिहार दिवस भी होता है। और अभी देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर।
और अगर पूछे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। और प्रमाणित यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा दादरा व नागर हवेली व दमन व दीव। और पूछे जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। वैसे जल जीवन मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अगस्त को। तो हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वुमेन्स इक्वलिटी डे। ये दिन महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को जागरूक करने के लिए किए गए संघर्ष को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन यूएस में पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए थे, ये बताओ। और वैसे इस बार की थीम क्या है इसकी? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आप जानते हो भारत में मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया जाता है। कब? 1 अगस्त को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं। नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जी के जयंती को। और सरोजिनी नायडू जी आप जानते हो ये भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी, और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। जबकि अगर आपसे पूछे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचिता कृपलानी बनी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना। इस दिन को मनाने का संकल्प कजाकिस्तान गणराज्य के द्वारा लाया गया था और 2010 में पहली बार इसे मनाया गया था। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि देश में 2024 तक कितने परमाणु रिएक्टर होंगे, तो आंसर होगा 9। अच्छा ये तो बताओ कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था 1974 में, और उसका नाम क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा वाला किया गया था 1998 में, और उसका नाम क्या रखा था? ऑपरेशन शक्ति। अभी हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो आंसर होगा 29 अगस्त को। आप जानते हो भारत में हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हॉकी के जादूगर नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। उनका जन्म 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। वे अपने समय के महान हॉकी प्लेयर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ये तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है 6 अप्रैल को। आप जानते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और ये पुरस्कार पहली बार मिला था 1991-92 में। किसे? हमारे जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद को। और इसमें पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई थी। इसी तरह से आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने अभी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी थी। कहाँ पे? मेरठ में। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अगस्त को। तो हर साल देश भर में 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा वैसे एमएसएमई डे कब मनाते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो आंसर होगा 27 जून को। अच्छा आप मुझे बताओ, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। हम बढ़ते आगे। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुलेगा, ये आपको याद रखना है। और इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस से एक पारंपरिक मॉडल के निर्माण पर खर्च की गई राशि को 1/4 तक कम करने की उम्मीद है। मतलब पारंपरिक तौर पे जैसे हम
ईंट पत्थर से जो पोस्ट ऑफिस बनाते हैं उसमें मान लो 100 रुपए का खर्च आता है, तो इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को बनाने में 75 रुपए का खर्च आया है। इसका निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बंगलुरु के हलासुरु में इसका निर्माण किया जा रहा है। और इस तरह से याद रखेंगे आप कि लार्सन एंड टुब्रो ये वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO SN सुब्रमण्यन है। आप जानते हो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, बताओ उन्होंने किस IIT में भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा इसका IIT मद्रास में। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहां पे बनकर तैयार हुआ था, तो आंसर होगा नीदरलैंड में। और याद रखना, भारत में पहली बार किस शहर के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन आई कॉर्निया बनाया है? तो आंसर होगा हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने, और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा मैक रदरफोर्ड। तो अभी 17 वर्षीय ब्रिटिश पायलट है मैक रदरफोर्ड, और अभी एक छोटे से विमान से अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बन गए। कितनी उम्र है? 17 साल, मात्र 17 साल। उन्होंने ये रिकॉर्ड केवल 150 दिनों में बनाया। अच्छा, रदरफोर्ड से आपको एक नाम याद आएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस का है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? याद आया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। बाकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये भी बता दो? जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। आप जानते हो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? आश्रिता वी ओलेटी बनी थी। और नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जोया अग्रवाल। याद रखना ये सब पढ़ते आगे। कि अगस्त 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया है। जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर टोटल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। तो एलस्टॉम के द्वारा निर्मित ये ट्रेनें निम्न स्तर के शोर के साथ चलते हुए केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेंगी। ये ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से यात्रा कर सकती है। अच्छा, जर्मनी से आपको याद आएगा कि कुछ समय पहले हमने पढ़ा था जर्मनी में ही पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी लॉन्च हुई थी। कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी क्या है? यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर, और नए चांसलर बन गए ओलाफ स्कॉल्ज। आपको पता है यहाँ के जो पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला इनको। आप जानते हो 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा नागपुर में। तो महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत और दिव्यांगजनों को एडिप योजना के तहत सहायक जो भी उपकरण होते हैं उनके वो बांटे जाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अच्छा, नागपुर से आपको 2 पॉइंट और याद आएंगे। एक तो नागपुर में ही लॉन्च हुआ था दृष्टिबाधित जिनको दिखता नहीं है उन लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष। और अभी नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर भी बना है जिसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, करंट अफेयर्स के होंगे सारे, आप बताना, देखिए कितना पता है। पहला प्रश्न, बताओ अभी किस स्पेस एजेंसी ने कहा था कि वो दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। अच्छा बताओ, किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। और इस पोर्टल का नाम क्या रखा था? स्वराज बिलिटी। याद आया? और आप जानते ही हो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 दिसंबर को। और आपको याद आएगा आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। बता सकते हो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा मनी, MANI, मनी।
और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक नहीं करा तो, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक, इसका उद्घाटन किया और इसका नाम क्या रखा? स्मृति वन। तो स्मृति वन ये एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में यहाँ आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से ज्यादा लोगों के नाम यहाँ पे अंकित है। तो भुज के निकट भुजियो हिल पर स्मृति वन स्मारक को करीब 470 करोड़ एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है और गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार ये देश का पहला ऐसा स्मारक है। ये स्मारक जनवरी 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उबरने वाले लोगों के जज्बों को दर्शाता है। इस भूकंप का जो केंद्र था वो भुज में था। चलो मुझे आप बताओ, किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बनाया किसने था? IIT रुड़की ने। अब ये तो था करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न। अब यहाँ एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर होगा रिक्टर स्केल। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक किसे कहते हैं? भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर होगा सिस्मोलॉजी। आप जानते हो भूकंप के दौरान कौन सी वेव्स उत्पन्न होती है? तो सिस्मिक वेव। अच्छा, भूकंप नापने का यंत्र क्या कहते हैं उसको? सिस्मोग्राफ। ये सारे इससे रिलेटेड स्टैटिक प्रश्न है और ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरह से मान लो अगर आपसे पूछें, एक वायु दाब मापने का यंत्र भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बैरोमीटर है, सबको पता होता है ये। और उच्च तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? पायरोमीटर। जबकि समुद्र की गहराई मापने का यंत्र होता है फेदोमीटर। तो ये याद रखेंगे सारे पॉइंट्स आप। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसे DRDO का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा समीर वी कामत को। पूरा नाम बोलोगे तो समीर वेंकटपति कामत। तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं समीर वी कामत, जिनको अभी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का तो सचिव और DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये किनका स्थान लेंगे? जी सतीश रेड्डी का। क्योंकि अब जो जी सतीश रेड्डी है ना, अब वो रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार बनेंगे और उनकी जगह आ गए हैं कौन? समीर वी कामत। तो ये आप पॉइंट याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी इसरो के नए प्रमुख कौन बने थे? S सोमनाथ बने थे। CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और CBDT के नए चेयरमैन कौन बने? नितिन गुप्ता बने। देखो DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया इसका। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। अभी हमने पढ़ा था एक आध दिन पहले, DRDO ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। पिनाका क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर है और ये इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये 44 सेकंड में कितने रॉकेट को दाग सकता है? तो 72। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा KV सुब्रमण्यम को। तो भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं KV सुब्रमण्यम, जिनको अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे, जिन्हें 2019 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाकी आप जानते हो अभी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने? सुरेश N पटेल। भारत के इंदरमीत गिल को अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। और अभी KVIC के नए चेयरमैन बने थे मनोज कुमार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन DC में। और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190। 190वां मेंबर बना था इसका एंडोरा। और इसकी अभी पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी गीता गोपीनाथ, जो अभी तक IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी। और वैसे अब इनके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर। और गीता गोपीनाथ से एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली
ये पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। अच्छा, आईएमएफ से आप याद रखना, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एग्जाम में पूछी जाती है ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी अगस्त 2022 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा महेंद्र एन शाह को। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने महेंद्र शाह को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगे? सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे। आप जानते हो अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने थे? तो आंसर होगा इंद्रजीत कैमोत्रा। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे पारितोष त्रिपाठी। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए प्रमुख बने थे तपन कुमार डेका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, स्थापना होती है सन 2015 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका और इसके सीईओ वी वैद्यनाथन है। याद रखना ये नाम। पढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा संतोष अय्यर। तो लग्जरी कार निर्माता है मर्सिडीज बेंज। अभी इसने भारत में अपने कार्यालय के लिए एमडी सीईओ के रूप में संतोष अय्यर को नियुक्त किया। वे किनका स्थान लेंगे? मार्टिन श्वेंक का स्थान लेंगे। कौन? संतोष अय्यर। और अब चलाओ अपने दिमाग के टायर और बताओ, परमेश्वरन अय्यर ये क्या बने थे? नीति आयोग के नए सीईओ बने थे। कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताओ कि नीति आयोग के भी नए उपाध्यक्ष ये कब बने। बाकी आप जानते हो भी डीआरडीओ के नए चेयरमैन बन गए समीर वी कामत। केवीआईसी के चेयरमैन बने कौन? मनोज कुमार। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। देखिए, हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये क्या है? अगस्त 2022 में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर असगर वजाहत को। तो हिंदी के जाने माने लेखक हैं डॉक्टर असगर वजाहत। इनको अभी 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके नाटक महाबली, जो कि मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है, उसके लिए ये सम्मान मिला है। व्यास सम्मान आप जानते हो ये भारत में एक हिंदी साहित्यिक पुरस्कार है जिसे पहली बार 1991 में दिया गया था। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको हर साल दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में 4 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट होता है। तो याद रखना 2021 के लिए दिया जा रहा है ये 31वां व्यास सम्मान। किसे? डॉक्टर असगर वजाहत को। तो इसे आप कैसे याद रखोगे? असगर से याद रख लो अजगर। तो अजगर दूसरों को क्यों काटता है? अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो प्यास से व्यास याद आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो बस। वैसे आपको बता दूं, इस प्रश्न को हम दिसंबर 2021 में पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और अभी मिल गया इसलिए एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। ये तो 2021 का है। साथ में आप ये भी याद रखो कि पिछला वाला 2020 वाला यानी कि 30वां व्यास सम्मान किसे मिला था? प्रोफेसर शरद पगारे को, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि 31वां सरस्वती सम्मान 2021 ये किसे मिला था? रामदरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए। और अगर आपसे पूछे 31वां जेडी बिरला पुरस्कार किसे मिला था? नारायण प्रधान को मिला था। एक गीतांजलि श्री का नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इनकी बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था और इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं। चलो बताओ, अगस्त 2022 में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? दिविता रॉय ने। तो कर्नाटक की दिविता रॉय ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। आप जानते हो कर्नाटक की ही थी सिनी शेट्टी जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था। और खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता। हरनाथ सिंधु आप सभी जानते हो 70वें मिस यूनिवर्स 2021 बनी थी ये। तो मिस वर्ल्ड 2021 अगर आपसे पूछे तो कैरोलिना ब्लावंस्का आंसर कर देना, ये पोलैंड की है। और अगर आपसे पूछे कि मिस इंडिया यूएस का खिताब किसने जीता, तो भारतीय मूल की आर्या वॉलवेकर ने जीता है। तो ये कुछ नाम है जो आपकी चर्चा में थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इस योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश में बेरोजगारी की दर जानने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परिवार कल्याण कार्ड जारी करेगी। इस कार्ड पर आधार कार्ड की तरह ही 12 डिजिट नंबर होंगे
जिससे सरकार बेरोजगारी के आंकड़े जान सकेगी। इस योजना में उत्तर प्रदेश में हर घर से परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ा जाएगा। चलो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है उसकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं वन फैमिली वन जॉब योजना किसने शुरू की थी? तीसरा प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला आखिरी राज्य कौन सा बना था? किस राज्य ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की थी? तो ये 4 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, उनके उत्तर दो आप लोग। और परिवार से याद आएगा एक डे, इंटरनेशनल फैमिली डे। यह मनाते हैं 15 मई को, जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है 16 जून को। तो याद रखना है सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अभी अगस्त 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपए हर महीने खेल छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे, स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। तो हर साल 3900 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिनमें से 1950 लड़के हैं और 1950 लड़कियां शामिल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा कन्नौज को। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और इस पहल के तहत राज्य सरकार दिसंबर 2022 में कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेले का आयोजन भी करेगा। याद रखना, कन्नौज का जो इत्र है, इत्र जिसे आप परफ्यूम बोल दीजिए, तो कन्नौज का इत्र ये राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत आता है। अच्छा, पर्यटन से एक डे आपको याद आना चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाते हैं। और नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं हम कब? 25 जनवरी को। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। ये दिल्ली के संस्थापक व महान सम्राट अनंग पाल तोमर की निशानी है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? ये प्रश्न तो आप ही को बताना पड़ेगा। बाकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1861 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावती। यहां से एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर बताओ, अगस्त 2022 में किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो आंसर होगा हरिद्वार। तो नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। इसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में पहला स्थान हासिल किया और जिससे शहर को केंद्र सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करना। नीति आयोग की बात हुई है। देखो, आप जानते हो ये योजना आयोग के जगह पर लाया गया था सन 2015 में। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। उपाध्यक्ष और सीईओ नए बन गए। उपाध्यक्ष अभी बने हैं कौन? डॉक्टर सुमन के बेरी। अगर आपसे पूछे इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। सीईओ की बात करें, नए बन गए परमेश्वरन अय्यर। किनकी जगह आए? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत से भी याद रखना, G20 के लिए भारत का शेरपा बना दिया गया उनको। और इसके पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, वृक्ष सुरक्षा एम्बुलेंस किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी इंदौर शहर में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। इंदौर नगर निगम ने ग्रीन इंदौर की शुरुआत ट्री एम्बुलेंस से की है। इसका मकसद होगा बीमार और कमजोर पेड़ों के संरक्षण देना। इस ट्री एम्बुलेंस में स्प्रिंकलर, पानी, खाद और दवाइयों के साथ वो तमाम साधन मौजूद होंगे जो पेड़ों की देखभाल करेंगे। कोई भी पेड़ पौधे जो सूख रहे हैं
पनप नहीं रहे हैं, उनकी ग्रोथ में किसी तरह की समस्या है, कीड़े लग गए हैं या खोखले हो रहे हैं, तो ये ट्री एम्बुलेंस उन वृक्षों को चिन्हित कर उनका इलाज करेगी। चलो आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये कहां पे शुरू हुई थी? तमिलनाडु के चेन्नई में। और आपको याद होगा केरल में प्रतीक्षा नाम से पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू हुई थी। एक और प्रश्न का उत्तर दो। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को एक मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपी थी, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था इसे। उस एम्बुलेंस का नाम क्या था? तो याद रखना उसका नाम था रक्षिता। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा ये कहां पे लगाया गया, तो आंसर होगा असम में। तो इस प्रश्न से इतनी चीजें आप याद रखेंगे